गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिभुज में कॉन्सेप्ट। तो जो हम त्रिभुज में बेसिक क्लास बता चुके हैं, थोड़ा सा उनसे रिवाइजिंग करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए? तो सभी बच्चे पढ़ा है त्रिभुज, पढ़ा है कि नहीं? त्रिभुज किसे कहते हैं जल्दी बताओ। मान के चलो ये त्रिभुज है, इसमें कितने शीर्ष है, कितने कोण है? सभी जानते हो, 3 शीर्ष है, 3 कोण है, 3 भुजा है, 3 सरल रेखा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के एंगल को लिखना भी सीख गए हो, किस प्रकार हम एंगल लिखेंगे। त्रिभुज की भुजा को किस प्रकार लिखेंगे ये भी सिखा दिए हैं। समांतर रेखाएं भी सिखा दिए हैं। समझ गए? 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करता है, कितना कोण बनता है, और उन कोण को भी निकालना सिखा दिए कि नहीं। 2 समांतर रेखा है, ये इन्हें 2 रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितने एंगल बन रहा है, इन एंगल के बारे में भी बता दिए हमने। निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, जल्दी बताओ। तो आज इन सब को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और 2 समांतर रेखा को 1 रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 समांतर रेखा ले लिए, इसको 1 रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। बताओ इस रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने एंगल बन रहा है, जल्दी बताओ। इसमें एंगल देखेगा तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बन रहा है कि नहीं? कितने एंगल बन रहा है? 8 एंगल बन रहा है। अब इसमें कुछ बताना है, देखो ध्यान से देखो। तुम लोग जानते हो कि एंगल 1 के बराबर एंगल 4 कैसे? तो सम्मुख कोण से। एंगल 1 के बराबर एंगल 4 कैसे? सम्मुख कोण से। एंगल 2 के बराबर एंगल 3 कैसे? तो सम्मुख कोण से। एंगल 6 के बराबर एंगल 8 कैसे? सम्मुख कोण से। एंगल 5 के बराबर एंगल 7 कैसे? सम्मुख कोण से। सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? अब देखो, ये एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 6 के बराबर होगा, सब के बराबर होगा। कैसे होगा तो अभी बताते हैं। समझ में आया रे? अभी सबको बताते हैं कैसे। तुम लोग जानते हो कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 है कि नहीं? एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है कि नहीं? इन दोनों को मिलाकर एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? और एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होता है कि नहीं होता है? तो ये भी जानते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना? 180 होगा कि नहीं? ये एंगल 1 एंगल 2 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 होता है कि नहीं? देखो यहाँ पे, तो एंगल 2 के बराबर एंगल 3 है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह एंगल 3 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? देखो जल्दी बोलो। तो ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बताओ, एंगल 3 के बराबर 2 है तो इसके बराबर ये दोनों हो गया। अब हम लिख सकते हैं ना, एंगल 1 के जगह एंगल 4, तो ये दोनों बराबर हो जाए कि नहीं? अब एंगल 1 के बराबर हम एंगल 4 लिए हैं, तो 4 को दे देते हैं प्लस एंगल 3 को, 180 हो जाएगा। सब एंगल सब के बराबर हैं। समझ गया? इसके आधार पर। और दूसरी बात यहाँ पे देखना, संगत कोण के अनुसार ये एंगल 1 बराबर एंगल 6, संगत कोण के अनुसार एंगल 1 बराबर एंगल 6। अरे इस साइड देखो, संगत कोण के युग्म से एंगल 2 बराबर एंगल 5। संगत कोण क्या होता है? एक ही भुजा के एक ही तरफ के साथ में हो, जो संगत बनाता है। अब जैसे मान के चलो, ऐसे ही 2 समांतर रेखा ले ले, उसको इस पे बैठा दे, एक रेखा ले ले, तो सब जगह सेट हो जाएगा, तो उसका संगत वो हो जाएगा। समझ गया? तो क्या हो जाएगा? उसका संगत हो जाएगा। अब तुम्हें अगर मान के चलो इन 8 कोण में से कोई एक कोण दे दिया जाए, तो क्या सभी कोण का मान निकाल लोगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर एक कोण की माप दे दिया जाए तो क्या सभी कोण की माप निकाल लोगे? हाँ या ना, जल्दी बोलो। नहीं जानता है? देखो कोई भी एंगल ले लो तुम,
उससे सब एंगल निकल जाएगा। चलो मान के चलो कि हम ले लेते हैं एंगल 1, ये कितना 50 डिग्री, एंगल 1 50 ले लिए। तो एंगल 1 50 है, तो एंगल 1 के सामने यानी सम्मुख भुजा एंगल 4 है कि नहीं, एंगल सम्मुख भुजा सॉरी बच्चे, एंगल 1 एंगल 4 दोनों बराबर है कि नहीं, किससे बराबर है, तो सम्मुख कोण से। तो एंगल 1 50 डिग्री है, तो एंगल 4 भी तो 50 डिग्री होगा ना। अब देखो यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त बन रहा है, और जब ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 में से 50 माइनस करेंगे कितना होगा, 130। अब तुम जानते हो कि 130 के सम्मुख कोण 3 है कि नहीं, ये एंगल 2 के सम्मुख कोण कौन है, एंगल 3 है कि नहीं। तो 130 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 130। अब जानते हो कि संगत कोण के अनुसार एंगल 2 के बराबर एंगल 5 है, तो ये एंगल 2 130, तो एंगल 5 भी 130 होगा या नहीं होगा। दूसरी एंगल 4 और एंगल 8, ये संगत कोण के युग्म से एंगल 4 बराबर एंगल 8, तो एंगल 4 है 50, तो एंगल 8 भी हो जाएगा 50। इधर देखो एंगल 1 के संगत कोण एंगल 6 है, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50। एंगल 3 या ऐसे शीर्षाभिमुख कोण से भी 8 निकाला था, तो ये निकाल लेता। अब शीर्षाभिमुख कोण से 5 निकाला एंगल 5, तो एंगल 7 भी निकल जाएगा 130। आए समझ में। या फिर तुम इसके संगत ले लो, 3 के संगत 7 ले लो, तब भी निकल जाएगा। तो एक कोण मालूम होगा तो सभी कोण निकाल लोगे कि नहीं, जल्दी बताओ। अगर एक कोण इनमें से मालूम हो जाए तो सब कोण निकल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगर ये देखो हम 180 भी नहीं लेते तब भी इसको हम निकाल लेते, 180 भी इसको नहीं लेते तब भी इसको निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, तो ध्यान से देखो कि एंगल 1 के संगत एंगल 6 ले लेते, समझ में आया। एंगल 4 के संगत एंगल 8 ले लेते। तो जब 6 और 8 मालूम, यहाँ ये और ये मालूम था, अब ये और ये मालूम करना था, इधर ये और ये मालूम करना था, समझा। तो इनमें से किसी एक को फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ जैसे जोड़े उसी तरह किसी एक को इधर ही हम जोड़ लेते, या ये एंगल निकाल लेते या ये एंगल निकाल लेते, तो ये हमारा निकल जाता। ये समझ। एक और दे देता हूँ, जल्दी तुम लोग बताओ फटाफट निकाल के, जल्दी बताओ निकाल के। ये एंगल और ये और ये, इस एंगल का नाम दे दो ABCDEFGH। कितने एंगल हो गए इन सभी एंगल का। चलो एक एंगल दे देते हैं, सी दे देते हैं 120, सी दे दिए 120। जल्दी बताओ एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ई बराबर एंगल एफ बराबर एंगल एच बराबर एंगल जी बराबर 5 3 8। जल्दी तो 8 गो एंगल दिया हो, जल्दी बताओ कितना कितना डिग्री होगा। निकाल लिया तुम लोग सभी। यहाँ पे देखो एंगल सी के सम्मुख एंगल ए है कि नहीं, तो एंगल ए का मान कितना हो जाएगा 120। अब एंगल ए जो 120 हो गया, इधर देखोगे इससे इसको मिलाओगे तो 120 ये हो गया, तो ये कितना होगा 180 में से 120 घटा दो 60 निकल गया, तो इसके सम्मुख ये हो गया, तो ये भी 60। तो एंगल सी 120, एंगल बी कितना हो गया 60, एंगल डी भी 60। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके संगत ये है एंगल बी के संगत एंगल एफ, तो एंगल एफ कितना हो जाएगा 60। तो एंगल एफ के सम्मुख एंगल एच है, तो ये भी हो जाएगा 60। एंगल ए के संगत एंगल क्या है एंगल ई, तो ए के संगत एंगल ई है, तो ये हो जाएगा 120। ई के सम्मुख है जी, तो इसको हो जाएगा 120। आज समझ में, तो यहाँ पे लिख दो ई भी हो गया 120, एफ हो गया 60,
H हो गया 60 और G हो गया 120। तो सब एंगल हम तुरंत निकाल लिए। अब चलते हैं समरूप में। समरूप किसे कहते हैं? समरूप। समरूप किसे कहते हैं ये पढ़ना है हमें जल्दी। समरूप के बारे में, इसको मिटा दे रहे, लिखो समरूप की पहले परिभाषा लिख लो, समरूप किसको कहते हैं, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। समझ गया? सबसे पहले समरूप की परिभाषा लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं। इनको मिटा दे। चलो समरूप की परिभाषा, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूप कहलाते हैं। ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। जल्दी बताओ तुम लोग। ये हमने एक वृत्त बनाया और ये भी एक वृत्त बनाया, दो वृत्त बनाए हैं। समझ में आया? बताओ इन दो वृत्त में क्या बराबर है? इन दोनों वृत्त में क्या बराबर है? जल्दी बताओ। इन दो वृत्त में क्या बराबर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इन दो वृत्त में क्या बराबर है? अगर वृत्त में देखा जाए तो देखो, इसका भी एंगल, ये कोण जो है कितना डिग्री का होगा? 360। इसका कितना डिग्री का होगा? 360। तो दोनों का एंगल कितना डिग्री है? 360। तो इन दोनों का आकार भी समान है। आकार समान है या बराबर है? आकार क्या है? समान या बराबर है। तो क्या लिखा है? ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो समरूप कहलाते। तो ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। ये दोनों आपस में समरूप है। समझा? इसमें ये हमें नहीं देखना है कि इसकी आमाप छोटा हो या बड़ा हो। आमाप जो इसकी माप अलग होगा, इसकी माप अलग होगा। तो आमाप हमें नहीं देखना है, आकार देखना है, एंगल देखना है बराबर है या नहीं। अगर एंगल और आकृति समान रूप में हो तो वो क्या होगा? समरूप हो जाएगा। क्या होगा? समरूप होगा। एक ये वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। बताओ इसमें क्या बराबर है? इसमें क्या बराबर है? ये वर्ग है दो, इसमें क्या बराबर है? जल्दी बताओ। ये वर्ग है, इसमें क्या बराबर है रे? इसमें देखेगा इसकी आकार क्या है? बराबर है। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 है। इसके हर एक एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। इसके हर एक एंगल, तो दोनों में एंगल क्या है? बराबर है। तो इनके आकार भी क्या है? समान है। तो इसको उठा के इसमें हम बैठा दे तो सब एंगल सबके सामने बैठ जाएगा। समझ में आया? और सब एंगल उतना डिग्री का है, इसलिए सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। नोट कर लो नीचे में, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। और चलो ये एक आयत है, ये क्या है? एक आयत है। और ये भी एक आयत है। वर्ग में ध्यान रखना, वर्ग के जो है ना विकर्ण भी बराबर होते हैं, भुजा भी बराबर होते हैं और कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेगा ना इसके एंगल बराबर है, आकार समान है, तो इसके अनुसार से ये समरूप हुआ है। भुजा यहाँ पे बराबर नहीं है। भुजा यहाँ पे, अगर भुजा बराबर होगा तो आगे बताएंगे क्या हो जाएगा। जब भुजा बराबर होगा तब क्या होगा। तो सभी वृत्त क्या है? समरूप होते हैं आपस में, और सभी वर्ग भी समरूप होते हैं आपस में। ये आयत है, आयत में देखेगा तो क्या होगा? आयत के एंगल भी, सब जितने भी आयत में एंगल होते हैं कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। छोटा आयत हो या बड़ा आयत हो, लेकिन उसका एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री के। इसलिए सभी आयत जो है आपस में क्या है? समरूप है। सभी आयत क्या है? आपस में
समरूप है कि नहीं रे, जल्दी बताओ। सभी आयत भी आपस में समरूप है, त्रिभुज भी समरूप होते हैं आपस में। कौन से त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप, जल्दी बताओ। कौन से त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप? वैसे तो कोई भी त्रिभुज समरूप होगा उसका एंगल बराबर होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा लेकिन उसका एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आया? तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं रे? समकोण त्रिभुज भी समरूप होते हैं अगर सब एक समान है तब। इनको मिटा दे, समझ गया है ना सभी? समरूप के बारे में जल्दी बोलो। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समझ गए ना समरूप आकृतियाँ। तो उदाहरण भी कई हम दे चुके हैं। सभी वृत्त जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी आपस में समरूप, और सभी आयत भी क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। एक त्रिभुज भी है जो आपस में समरूप होते हैं, वो कौन है? जल्दी बताओ। एक त्रिभुज है जो आपस में समरूप होते हैं, तो वो कौन है? देखोगे तो वो त्रिभुज जिसका सभी एंगल समान हो। इस त्रिभुज का सभी एंगल समान होगा। ये भी है 60 और ये भी है 60 और ये भी है 60। और एक त्रिभुज ये है, ये भी है 60 और ये भी है 60 और ये भी है 60। एक त्रिभुज ये है, ये भी है 60, ये भी है 60 और ये भी है 60। तो ये जितने भी त्रिभुज है सभी क्या है? आपस में समरूप है। क्या है? आपस में समरूप है। सभी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं लेकिन उनके एंगल जब समान होगा तब होगा। समझ में आया? लेकिन समबाहु जितने भी त्रिभुज होगा सब क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होंगे, सभी आपस में समरूप। आप जैसे समकोण त्रिभुज ये ले लिए, ये क्या ले लिए? समकोण त्रिभुज। और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। आज समझ में रहे? तो ये समरूप हो सकते हैं जब इसके एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, ये भी 45 है और ये भी 45 है और ये भी 90 है। तो ये क्या होगा? ये त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा। चलो एक त्रिभुज मान के चलो ये हम ले लिए, इसकी एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल तुमको 60 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है। एक त्रिभुज और ले लेते हैं, एक त्रिभुज और ले लिए, इसकी एंगल भी 60 डिग्री है, इसकी एंगल भी 50 डिग्री है, ये एंगल जो है 70 डिग्री है। बताओ ये त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं? ये त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं? इसकी आमाप देखेगा तो बराबर नहीं है लेकिन आकार और एंगल बराबर है। आकार एंगल क्या है? बराबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंगल को देख कर भी हम समरूप कह सकते हैं। तो ये एंगल सब क्या है? बराबर है ना सभी एंगल। इसको अगर इसमें बैठा देती है 50 के सामने, ये 70 पे आ जाएगा, ये 60 पे आ जाएगा, तो ये आपस में समरूप है। समझ में आया? तो चलिए हम इस समरूप से कुछ टेस्ट ले लेते हैं। समरूप में कुछ टेस्ट ले लेते हैं। तुम लोग रेडी हो? जल्दी बोलो। तुम लोग रेडी हो कुछ टेस्ट देने के लिए? जल्दी बोलो। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक वृत्त समरूप हो सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो। एक वर्ग एक वृत्त समरूप हो सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो। पहला टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग है, एक वर्ग और एक वृत्त आपस में समरूप हो सकते हैं या नहीं? जवाब देना है, जल्दी बोलो। एक वर्ग एक वृत्त आपस में समरूप हो सकते हैं? नो, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
कि वर्ग अलग होता है और वृत्त अलग होता है, उसका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वो समरूप नहीं हो सकता है। एंगल भी अलग अलग, सभी एंगल, वर्ग के एक एंगल होता है 90 का, लेकिन वृत्त के एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ग, एक वर्ग है और एक आयत है, एक आयत, एक वर्ग एक आयत समरूप हो सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। एक वर्ग एक आयत समरूप हो सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। एक वर्ग एक आयत समरूप हो सकते हैं या नहीं। एक वर्ग एक आयत समरूप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, आयत का भी विकर्ण होता है बराबर, लेकिन दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग। आयत की आकार अलग है और वर्ग की आकार अलग है। जब आकार समान नहीं हो तो समरूप नहीं हो सकते। ये भी नो, नहीं होगा। एक वर्ग एक आयत समरूप नहीं होगा। तीसरा सवाल पूछते हैं। एक त्रिभुज है, ये इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और दूसरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज ये है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों समरूप हो सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। एक त्रिभुज है जिनकी सभी भुजा 3 सेंटीमीटर है, और एक त्रिभुज है जिनके सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये त्रिभुज समरूप हो सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। बारिश हो रहा है, इसका आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। एक त्रिभुज समरूप हो सकते हैं जब उनकी आकार समान हो, एंगल समान हो। समझ गया? तो ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज है, जल्दी बताओ तो। सभी भुजा समान हो तो समबाहु, ये भी सभी भुजा समान है तो समबाहु। और पहले मैं क्या लिखाया हूँ, एक त्रिभुज है जो कि समरूप हो सकते हैं, उसके सभी भुजा क्या है, समान है, यानी समबाहु त्रिभुज के है जो समरूप हो सकते हैं। तो ये देखो, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु, तो ये आपस में समरूप है। तो क्या लिखाएगा, यस, ये समरूप है। आया? चलो एक चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं त्रिभुज में। एक त्रिभुज ये ले लिए, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटी, ये 2 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज और है, इसके सभी भुजा 2 सेंटीमीटर है। क्या ये आपस में समरूप हो सकते हैं, जल्दी बताओ। ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, इनके भुजा अलग अलग है, इनके भुजा समान है। ये समबाहु हो गया, ये क्या विषमबाहु। तो समरूप हो सकता है? नो, ये समरूप नहीं हो सकता है। नो, समझ गया रे? जल्दी बोलो। अब हमें बताओ, त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या बराबर होना जरूरी है। त्रिभुज जो समरूप होगा तो क्या क्या क्वेश्चन में पूछ देगा। त्रिभुज को समरूप होने के लिए कौन कौन से शर्त हैं, त्रिभुज को समरूप होने के लिए कौन कौन से शर्त है। तो पहली नंबर तो त्रिभुज समरूप होने के लिए उनके संगत कोण बराबर हो, बराबर हो। जब संगत कोण बराबर होगा त्रिभुज का, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दूसरा क्या कहता रहा है कि उनके सभी भुजा आपस में बराबर हो। सभी भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तीसरा, उनके अनुपात भी समान हो, यानी बराबर हो, समान हो या बराबर हो, तभी क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तभी समरूप हो सकता है। पहला नंबर क्या कह रहा है, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उनके अनुपात भी समान हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। ये त्रिभुज यानी कि त्रिभुज को समरूप होने के लिए कौन कौन से शर्त है, तो ये सभी शर्त हैं जो त्रिभुज को समरूप कर देगा। समझ में आया रे? सभी त्रिभुज को क्या करेगा, समरूप कर देगा।
अब जैसे मान के चलो कि ये त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे देखो ये त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज ये ले लिए, इसका नाम देते हैं PQR। देखो दो त्रिभुज लिए है कि नहीं। अब इनके देखो क्या कह रहा है, सभी संगत कोण बराबर हो। अगर मैं इसको उठा के इसके पास रख दूँ तो ए के शीर्ष ये सम्मुख ये हो जाएगा संगत, ये यहाँ उठा के यहाँ बैठा दूँ तो ए के सामने ये बैठ जाएगा, आर के सामने सी बैठेगा और क्यू के सामने ये बैठ जाएगा नहीं। और क्या करा सभी भुजा, तो AC के बराबर PR और BC के बराबर QR और PQ के बराबर AB। आया समझ में। अब अनुपात की बात करें तो AC बटा में PR और PQ बटा में AB और BC बटा में QR। आया समझ में। तो यहाँ पे देखो तो A के संगत एक एंगल A के संगत एंगल P हो गया, एंगल B के संगत एंगल RQ हो गया और एंगल C के संगत एंगल R हो गया। आज समझ में रहे। अब देखो AC भुजा भी बराबर होंगे तो AC बराबर हो गया PR और AB बराबर में हो गया PQ और BC बराबर में हो गया QR। आज समझ में। तो संगत कोण भी बराबर हो और भुजा भी बराबर हो, अनुपात भी बराबर हो। तो यहाँ पे देखो AC या बट्टा में हो जाएगा PR बराबर में AB या बट्टा में हो जाएगा PQ बराबर BC बट्टा में हो जाएगा QR। ऐसा समझ में। ये अनुपात निकालने के लिए ये भी बराबर होना है। तो मान के चलो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आज समझ में रहे। 1 है, 2 है, ये 3 है। इसको ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4, इसको ले लेते हैं 8। अब जब इस पर बैठाएगा तो यहाँ पे देखो AC कितना है 1 बट्टा BC कितना है 1 बट्टा में PR कितना है 2 बराबर। अब देखो AB कितना है 2, AB कितना है 2 बट्टा में PQ कितना है, PQ देखेगा तो 4 बराबर। इधर देखो BC कितना है 3 बट्टा में QR कितना है, QR है 8। कितना है QR 8। यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 यहाँ पे रखो 6। अब यहाँ पे देखो इससे काटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 1/2। तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अनुपात निकालेगा 1:2 1:2 1:2। इसको अनुपात बराबर है, इसी को कहते हैं समानुपातिकता। समझ गया। इसे क्या कहते हैं समान अनुपात में, यानी कि अनुपात बराबर हो तो इसी को कहते हैं समानुपातिकता। जो आगे चलकर हम समानुपातिकता के प्रमेय को भी पढ़ाएंगे। उसके बाद समरूप के साथ, समरूप तो हो गया, सर्वांग सम, फिर सर्वांग सम और समरूप में कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद इसमें अंतर क्या होता है समरूप और सर्वांग सम में, ये भी बताएंगे। समझ गया। वीडियो लंबा होने के कारण लाइट भी चला गया है, बारिश भी हो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी देख सके। जितने भी तुम्हारे मोबाइल में ग्रुप होगा उस ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इसको देख सके। समझ गए। तो कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उनको समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।